सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमवीरों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की बात, जल्द बाहर निकालने का दिया भरोसा। एनडीआरएफ के डीजी ने भी कहा, दिन खत्म होने तक सुरंग में नहीं आई कोई बाधा तो आज अभियान में मिल जाएगी सफलता। सुरंग में फंसे श्रमवीरों के बारे में आज पीएम मोदी ने फिर की मुख्यमंत्री धामी से बात। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह समेत तमाम विशेषज्ञ मौके पर मौजूद। पीएम मोदी आज मथुरा में आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव में होंगे शामिल। श्री कृष्ण जन्मभूमि में जोरों से तैयारियां। डीप फेक पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की मजबूती के लिए जल्द बनाए जाएंगे नियम। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने झोंक दी ताकत। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कांग्रेस के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज विशाखापट्टनम में। सूर्य कुमार यादव के हाथ में भारतीय टीम की कप्तानी। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। देंगे समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात उत्तरकाशी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से थोड़ी देर पहले सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेज गति से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा है, और अब सीधे हम उत्तरकाशी आपको ले चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Today I have with me member NDMA, that is National Disaster Management Authority, Lieutenant General Syed Atta Hasnain. He will be briefing on the developments that have been taking place at the Uttarkashi tunnel site. And with me also present today is Mr. Vishal Chauhan. He is member National Highways Authority of India. Over to General Saab. He'll give you an overview about the developments, and after that we will open the floor for questions and answers. Thank you. Thank you, Manish Saab. Good evening and Jai Hind. Namaskar to everyone. सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं by expressing my gratitude, the gratitude of the Government of India. जिस तरह से अभी तक मीडिया ने इसको हैंडल किया है, परसों आपने देखा था हमारे यहाँ गुफ्तगू हुई थी और जिस तरह से एक पॉजिटिविटी क्रिएट की गई थी पूरे देश में कि किस तरह से सरकार जो है इसको हैंडल कर रही है, इस स्थिति को, इमरजेंसी को, और पूरे रिसोर्सेज किस तरीके से सामने लाए जा रहे हैं। कोई इसमें सोर्स जो है उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, जिसको मैं इस टर्मिनोलॉजी में कहता हूं एन ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट का हर हिस्सा इसके अंदर शिरकत कर रहा है इस वक्त। Excuse me. Start by that positive. Please maintain silence. So let me start with that. बाकी जहां तक सक्सेस का सवाल है, प्रोग्रेस का सवाल है, जब से हम मिले, कल भी कुछ चैनल्स के साथ मैंने यहां शाम को बात की थी और लगातार मीडिया के साथ हमारा रास्ता बना हुआ है। जो मैंने पहले आपको ब्रीफ किया था कि 5 दिशाओं से ये अटैक हो रहा है इसके ऊपर, इस टनल के ऊपर। इट्स अ 5 डायरेक्शनल अप्रोच विच इज बीइंग टेकन। उनमें सबसे अहमियत वाली जो अप्रोच है वो इसी तरफ से अप्रोच है जहां से हमारा ऑगर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। द मेन अप्रोच विच इज कॉल्ड व्हाट इज इट कॉल्ड, द सिलक्यारा अप्रोच, इज इट? उस वहां से सिलक्यारा, एब्सोल्युटली दैट्स द प्लेस जहां से ये अप्रोच अपनाया गया है। और 16 तारीख से खास तौर पे द प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन मेड। 16, 17 वहां पर कुछ अड़पन आई थी, 22 से फिर दोबारा शुरू हो गया था यहां पर ऑपरेशन, और कल भर ऑपरेशन चला है। आज भी सुबह से ऑपरेशन वहां चला है, मगर कुछ बीच में यहां पर अड़पन आई हैं, ऑब्स्टिकल्स आए हैं। अच्छी खबरें तो ये हैं कि वर्कर जो अंदर हैं
राजी खुशी हैं। परसेप्शन भी बदला है देश के अंदर कि उनके पास ये कोई कोठरी में नहीं घुसे हैं, कोई माइन के अंदर नहीं घुसे हैं। वो वहां पर एक 2 किलोमीटर का टनल का इलाका है जिसके अंदर वो हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लाइट की कमी नहीं है। खाना पीना, क्योंकि 6 इंच की पाइपलाइन वहां बन चुकी थी परसों, तो खाना पीना काफी तादाद में अंदर चला गया है। यहां तक कि कपड़े भी चले गए हैं, दवाएं काफी तादाद के अंदर वहां अंदर पहुंच गई हैं। पानी की कोई कमी नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, वो सब अंदर भेजा गया है। आइसोलेशन, एक चीज आइसोलेशन होती है जिससे मानसिक असर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको भी दूर करने के लिए साइको सोशल काउंसलर्स वहां लाए गए हैं। और अब क्योंकि कम्युनिकेशन बन गया है प्रॉपर, पहले तो एक क्रूड कम्युनिकेशन मेगाफोन के जरिए, पाइप के जरिए था, अब तो लाइन के जरिए वो कम्युनिकेशन बन गया है और डायरेक्ट बात हो रही है वहां से। तो उसकी वजह से साइको सोशल काउंसलर्स जो है उन्होंने उनसे बात भी की है वर्कर्स के साथ। ये भी वहां पर देखा गया है और कुछ मीडिया के चैनल्स ने, कुछ प्रिंट मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि एक नेचुरल लीडरशिप सामने आई है। नेचुरल लीडरशिप इन स्थितियों में हर दफे आती है, जहां पर भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल जहां पर होते हैं वहां पर हर दफे एक लीडरशिप आती है। इस केस में भी एक फोरमैन और उसका एक असिस्टेंट, एक उसने लीडरशिप अज्यूम की है। यहां तक कि उसने ये भी बताया है कि वो आखिरी में आएगा। ही विल बी द लास्ट पर्सन टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम इनसाइड। ही हैज गॉट दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ, दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन ऑल द असिस्टेंस व्हिच इज बीइंग डन टू टेक हिम आउट, ऑल दी कॉन्फिडेंस इन द इक्विपमेंट जो वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 20 साल का उसका तजुर्बा है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है इसके लिए। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इज अ नेचुरल लीडर। जब आ जाता है अंदर तो ग्रुप जो है उसके अंदर और थोड़ी ताकत आ जाती है। सो हैविंग सेड दिस मच, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो कि जगह जगह से जो रिसोर्सेस आ रहे थे, ड्रिलिंग मशीन्स आ रही थी 4 अलग अलग दिशाओं से इसको अप्रोच करने के लिए। वो मशीनें अभी भी आ रही हैं, कुछ बिल्कुल हाल ही में पहुंच गई हैं। सड़कें वहां पर पूरी तैयार हैं, बेसिस जो हैं वो भी बन चुके हैं। और वहां जैसे ये मशीनें पहुंचेंगी वो कोशिशें भी शुरू हो जाएंगी। दिस इज टू केटर फॉर रिडंडेंसी, कि रिडंडेंसी इस तरह के ऑपरेशन में निहायत जरूरी है। अगर एक जरिया फेल हुआ तो हमारे पास कम से कम 1, 2, 3 और जरिए हो सकते हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे, और उन जरियों में शायद वक्त और ज्यादा लगे, जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। द मीडिया मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, द नेशन मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, कि अगर किसी तरीके से अड़पन आई इस अप्रोच से, जो हॉरिजॉन्टल अप्रोच हम कर रहे हैं सिलग्यारा की तरफ से, तो और अप्रोचेस पे वक्त और ज्यादा लगेगा। मगर इसकी पॉजिटिव चीज यह है कि जो वर्कर्स अंदर हैं उनको राहत पहुंचाई है, उनको असिस्टेंस मिल रही है और हर तरीके से उनका वेलफेयर देखा जा रहा है और उनकी फैमिलीज को एश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर कुछ और वक्त लग गया तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, और वो सब अंदर जो हैं तैयार हैं उसके लिए। जहां तक इस अप्रोच का सवाल है, आप देख रहे होंगे, खुद भी आप चैनल्स के ऊपर देख रहे होंगे कि वहां से बहुत आश्वासन आ रहे हैं कि अगले 2 घंटे में, दिन के शायद बीच दिन में, या आखिरी लास्ट लाइट शाम तक, या कल सुबह, सब लोग टाइमलाइन लगा रहे हैं इसके ऊपर। और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये ऑपरेशन जो होते हैं ये लड़ाई की तरह ऑपरेशन होते हैं। इनके अंदर टाइमलाइन कभी नहीं लगा जाती, क्योंकि लड़ाई के अंदर भी आपको काम सामने मालूम नहीं कि दुश्मन क्या करने वाला है। इसमें आप समझिए कि जमीन जो है आपका दुश्मन है, हिमालयन जियोलॉजी वो है, दुश्मन है। जो टनल कोलैप्स हुआ है उसके अंदर किस एंगल से गर्डर गिरा है, किस एंगल से कंक्रीट गिरा है, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। और यही चीज हुई है कल रात को, जब अंदर ऑगर गया है तो उसको एक गर्डर मिल गया और गर्डर को पार नहीं कर पाया, तो फिर पूरे जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया गया ऑगर को निकालने के लिए, अंदर ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चेस भेजने के लिए, उसके बाद ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चेस से उनको गर्डर्स को काटने में। इस सब चीज में वक्त बहुत ज्यादा लगता है और कोई ये नहीं कह सकता कि 2 घंटे में हो जाएगा ये।
तो और ये काम बड़ा आर्डुअस काम होता है। इसके लिए स्पेशलिस्ट जाते हैं अंदर। जो इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जब ऑक्सीएसिलिन के साथ आप काम कर रहे हैं, वहां पर 1.5 घंटे का सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है ऑक्सीजन का। जब वो 1.5 घंटा खत्म हो जाता है और आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो आपको बाहर निकलना पड़ता है और दोबारा नई ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। तो ये काम एक एंक्लोज्ड स्पेस में, आप समझ लिए तकरीबन सबमरीन की तरह। सबमरीन में तब भी ज्यादा स्पेस होती है, ये एक पाइप के अंदर हो रहा है ये काम। तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला काम है ये। तो इस पे हर वक्त ये उम्मीद रखना कि अगले 2 घंटे में हम निकाल लेंगे, ये मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। इससे क्या है कि वर्कफोर्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस स्थिति में वर्कर्स जो हैं वो रिस्क पे हैं, और उतनी ही रिस्क पे जितने सब स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पर, जो रेस्क्यू टीम है वो उतनी ही रिस्क पे है। तो बोथ आर एट रिस्क। अंदर जो उसको रेस्क्यू करना है और जो रेस्क्यू करने वाला है, बोथ आर एट इक्वल रिस्क। सो वी हैव टू केटर फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दीज पीपल एट द सेम टाइम। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी, जैसे मैंने बताया कि टाइमलाइंस ले जान करना सही नहीं होगा, मगर फासले काफी, परसों रात से काफी फासला अंदर बढ़ चुका है। 22 मीटर पहले था, तकरीबन 45 मीटर तक पहुंच गया था कल रात को। उसके बाद और प्रोग्रेस हुआ था जब तक कि यह बाधा पड़ी थी। सुनने में आया है कि अभी दोबारा थोड़ा रुकावट आई है, उसको दूर की जा रही है उस रुकावट को। तो ये रुकावटें 10, 12 या 15 मीटर जो आपकी रह गया है, उसके अंदर 2, 3 या 4 दफे और आ सकती हैं, और ये वही कार्रवाई आपको रिपीट करनी पड़ेगी पूरी। जो ऑक्सीएसिलिन के साथ आपने गर्डर्स को काटा है, या क्या मालूम सामने कोई कंक्रीट का ब्लॉक आ गया है, जो कुछ भी करना है आपने उसको दोबारा करना पड़ेगा, तो उसमें वक्त लगेगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है डिले होता रहेगा, मगर सरकार की तरफ से जो बाकी दिशाओं से कोशिशें होंगी उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। दैट वी विल कंटिन्यू। सुविधाएं बन गई हैं, जहां पर 2000 लीटर पानी हर घंटे के लिए चाहिए था, उस दिशा में वो बंदोबस्त हो गया है। उसका जो ड्रिफ्ट चैनल, एक ड्रिफ्ट तरीके से जो काटना था, स्क्रैप करना था टनल का जो कोने जो थे उनको, वो काम भी शुरू हो गया है। कोर ऑफ इंजीनियर्स आर्मी की वहां पर है, वो फैब्रिकेशन भी शुरू हो गया है, जो इक्विपमेंट वो फैब्रिकेट कर रहे हैं इसके लिए। ब्लास्टिंग का काम उस तरफ से, बरकोट की तरफ से ब्लास्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। तकरीबन 8-9 मीटर का एक्सेस भी बन गया है वहां पर। तो ये सब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऊपर से 6 इंच की पाइपलाइन, एक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन लगाने के का भी काम शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें रिडंडेंसी होती है। अभी आपके पास एक 6 इंच की पाइपलाइन है, एक 4 इंच की शाफ्ट है। तो अगर एक और 6 इंच की पाइपलाइन आ जाए तो और भी अच्छा होगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, आपके पास रिजर्व के तौर पे एक और एक्सेस रूट लॉजिस्टिक्स के लिए बना रहेगा। बात आई आखिर में पोस्ट रिकवरी, या आप रिकवरी की भी बात कर सकते हैं, रेस्क्यू की भी बात कर सकते हैं, कि जब थ्रू एंड थ्रू हो जाएगा तो ये इनको कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए पिछले 10-12 दिन से एनडीआरएफ वहां पर है, 2 टीम है। डीजी एनडीआरएफ वहां खुद आज मौजूद हैं, आईजी एनडीआरएफ कल थे वहां पर, और रिहर्सल प्रैक्टिस जारी रही है ऑल दीज 10 डेज। हार्डी लोग हैं ये हमारे एनडीआरएफ के जवान, ये जानते हैं तरीके। इंप्रोवाइजेशन किया है, स्ट्रेचर्स के ऊपर पहिए लगाकर स्ट्रेचर्स को ऊपर नीचे खींचने का अभी रिहर्सल किया है, क्योंकि सबसे तेज तरीका होगा कि आप स्ट्रेचर भेजिए अंदर, इधर से तार बांधिए या रस्सी बांधिए, उधर से रस्सी बांधिए, स्ट्रेचर के ऊपर एक वर्कर को लेटाइए और इसको खींचिए पहियों के जरिए। अगर आप कोई अड़पन आती है तो फिर क्रॉलिंग करके, अगर अपने बल पे क्रॉलिंग करके आना पड़ेगा 65 मीटर, तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा और उसमें खतरा भी होता है कि कोई, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को साइकोलॉजिकली कोई असर हुआ है, तो इस तरह से उसमें अड़पन आती है। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका जो है स्ट्रेचर्स का वो अपनाया जाएगा और उसके अंदर कोई अड़पन नहीं आएगी। बीच बीच में इतना स्मूथ पैसेज नहीं होगा पाइपलाइन के अंदर,
मगर कोशिशें इसके लिए पूरी जारी रहेंगी। जब ये रेस्क्यू हो जाएगी, जिस वक्त भी हो जाएगी, आप इमेजेस देख रहे हैं, टेलीविजन पे भी बहुत इमेजेस आ रही हैं कि वहां पर सबसे पहले मेडिकल, एक तो पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा, और कोई सीरियस केसेस हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स को रिक्विजिशन दिया गया है, कंफर्म रिक्विजिशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं हवाई जहाज लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर, उनको ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए जहां तक मैं काउंट कर रहा हूं 41 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई हैं, मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर अटेंडेंट, उसके अंदर शायद उसका रिश्तेदार, अगर वहां पर साथ में उसके कोई रिश्तेदार है वो सब उसके साथ जा सकते हैं, इंडिविजुअली जा सकते हैं वहां तक, ऋषिकेश तक, और उनको एडमिट करके वहां पर उनके डिटेल मेडिकल चेक करना पड़ेगा इसका। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजों के साथ, और खास तौर पे ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंटली ये पूरी खबर दे रहे हैं, तो उम्मीदें काफी रेज हुई हैं और दिलासा मिली है, और जितने वर्कर हैं अंदर, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जागृत हुई है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है, उससे और ताकत आएगी उनके अंदर जो अंदर फंसे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाल ही में अगले कुछ घंटों में या कल तक या जब भी है, तो ये हमें इसके अंदर कामयाबी इस ऑपरेशन में मिलेगी। आपके कोई सवाल हैं अगर इसके ऊपर, खास तौर पे आखिरी चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मदद के लिए तकरीबन 4-5 फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं जो मौजूद हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया और इत्यादि देशों से। उनका रहना वहां पर हमें और दिलासा देता है और सपोर्ट देता है। इन सब का बहुत तजुर्बा है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। अंडरग्राउंड कार्रवाई जो है, अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर, अंडरग्राउंड स्पेस के अंदर काम बहुत इन्होंने किया है, तो वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा जो है वो ला रहे हैं, और एक्सपर्ट एडवाइस हमको लगातार यहां पर दे रहे हैं। Yeah, we'll begin from the third row. Follow me. So, Polemy from India Today, you did mention about the fact that there seems to be some sort of halting in operations right now at the site. What has caused this? If you can just clarify that, sir. It's not the first time it's happened. This is perhaps the third time it's happened. And no one is expecting that this operation is going to go without obstacles. जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि बाधाएं तो आएंगी आपके सामने इस तरह की जियोलॉजी में, और क्योंकि वहां पर डिस्ट्रॉयड एक सबसाइडेड टनल की छत है पूरी वहां पर, उसके अंदर, तो नेचुरली दीज ऑब्स्टिकल्स विल बी देयर एट द मोमेंट। शुरू में जब जो ऑब्स्टिकल आया था 16 तारीख 17 तारीख, उसको तो हम पार करके और 22 की रात से दोबारा शुरू कर दिया है। Again, yesterday an obstacle had come in the form of the iron girder, which has been cut, as I told you, with the help of cutters, iron cutters. अब जो है कुछ और सामने कोई some kind of an obstacle has come and the work had stopped, but I am told that the work has just about resuming. We are not certain as to what kind of an obstacle had come there. I am not going into this, and I don't think you need to either go into the nitty-gritties of the technologies which are happening, the obstacles which are taking place. आपको फिक्र होनी चाहिए वक्त कितना लगेगा, बहुत आपका। नई दिल्ली से उत्तरकाशी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बताया गया है कि एनडीआरएफ की ओर से दिन रात लगातार काम जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने बताया कि तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, और जो श्रमिकों का निकालने का काम है उसमें टाइमलाइन कोई तय नहीं होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में श्रमिकों को हवाई मार्ग से एम्स ऋषिकेश भी पहुंचाया जा सकता है। 41 एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था की गई है, और इसे काफ़ी अच्छे तक कई मोर्चों पर इसमें प्रयास किए गए हैं, और टाइमलाइन का लगातार उन्होंने कहा है कि इस पर तय नहीं किया जाना चाहिए। लगातार इस दिशा में ऑपरेशन जो है मजबूती से चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी तरह की चाहे खाने की कमी हो या फिर ऑक्सीजन की हो, वो कोई कमी वहाँ पर नहीं है।
पानी की जो आपूर्ति की बात की गई थी, 2000 लीटर पानी हर घंटे के लिए, वो भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ड्रिफ्ट चैनल का काम वहाँ पर शुरू किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन का काम है वो भी जो वहाँ पर जो है किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बरकोट की तरफ से ब्लास्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। साथ ही जो निकालने का प्रोसेस है उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन किया गया है। तो लगातार स्थिति के अनुसार जो है वो रणनीति बनाई जा रही है और तमाम जो बाधाएं हैं जो क्रमिक स्तर पर आती हैं उनसे निपटने के लिए लगातार जो है कोशिश की जा रही है और पूरा जो ऑपरेशन है वो एक्सपर्ट्स की निगरानी में चल रहा है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि इस स्थिति में किस तरह से काम होता है उसके बारे में बताया गया है। और लगातार केंद्र और राज्य सरकार जो है वो संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र सीधे इस ऑपरेशन पर बनी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो श्रमवीर हैं उनके परिजनों से भी लगातार बात की जा रही है और जिस तरह की जो फ़ोटोज़ वहाँ से आई हैं, जिस तरह का वीडियो वहाँ से आया है, उसे देखकर राहत की बात यह है कि श्रमिक जो हैं वो पूरी तरह से कुशल हैं और सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं कि किसी भी तरह की जो दिक्कत है इस ऑपरेशन में ना आए। और आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने फतेहपुर में गरीब परिवारों के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते वर्षों तक कच्चे और खपरैल की छत वाले मकान में रहने को मजबूर कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के छत वाले मकान देकर उनके जीवन में खुशहाली भर दी गई है। चखेड़ी ग्राम पंचायत में रहने वाले कई गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साकार हुआ है। अच्छे से रह रहे हैं अपने छत के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। पान भी डाल दिया, गुजर बसर अच्छे से चल रहा है, अच्छे से रह रहे हैं अपने छत के नीचे। बहुत चुवत रहा है, सब ये होत रहा है कि बच्चन के लेके बाहर पढ़ो, कोई के दुआरे पर रहो जाके, नहीं कि नहीं तो बच्चे दब जाएंगे। और जब से हमका आवास मिल गया तब से हमको जो है बहुत सुकून से बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं। अब इतनी परेशानी नहीं होती है और हमारे आदमी भी ख़त्म हो गए तो उनका बड़ा कष्ट रहा। सरकार ने हमको कॉलोनी दे दिया है तो हमको बहुत आराम है। हमारे 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। अब हम खुशी से रह रहे हैं। हमारे पास इतना धन दौलत तो थी नहीं जो हम कमाते या खाते। पानी बरसता था तो भीगते थे, छाता लगाते थे, कहीं बरसाती डालते थे, कहीं ऊपर चढ़ते थे। इस तरह से परेशान रहते थे। रात में दिन में भी परेशान रहते थे। कोई काम नहीं कर पाते थे। काम करने जाते तो चिंता घर की बनी रहती थी। और जब से आवास मिल गया तब से हमारी ज़िंदगी सुकून से कट रही है
और मजदूरी भी कर लेते हैं, हम पेट पालन भी अपना कर लेते हैं। पहले तो हम परेशान थे बहुत ज़्यादा सर। एठा से उठा सामान धारो चुआ चाहे कोई काम का हुआ न होत रहा, मान लो सब परेशानी रही दूर। अब जब से हम पा गवा तो हम सकून से हमारा आदमी काम बूत करने लगा है। और का बताई जाऊँ है, हमको आवास मिल गए, ये मिल गए हमको जाऊँ है, और हमारे राशन कार्ड है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी जनता को हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसी दिशा में पीएम ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की। इसी क्रम में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के आदिवासी क्षेत्र किनवट में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल जैसी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में भारत विकास संकल्प अभियान यात्रा का शुभारंभ कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान योजनाओं की जानकारी के साथ साथ संभावित लाभार्थियों का नामांकन यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पीडब्ल्यूडी मंत्री एवं खाद्य रसद मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनपद बाराबंकी के प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र तक ये पहुंचाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ग्राम पंचायत जेठौती राजपुतान से एलईडी वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश सुनाया गया। इस कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी थीम पर स्वयं सहायता समूह, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी खुद सुनाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, सीडीओ एकता सिंह समेत जिले के अन्य विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुझे प्रधानमंत्री द्वारा 15वीं किस्त प्रधानमंत्री सम्मान निधि की वो मुझे मिल चुकी है। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और उससे मैं अपनी सब्जी की खेती व केले की खेती में प्रयोग करता हूँ और इससे मुझे विषरहित अनाज व सब्जियों की मिलती है, इससे मुझे आय अधिक बढ़ती है। मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं को घर से चूल्हे से चौपाल तक पहुँचाया और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे उत्साह के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बिजनौर में भी यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे देश में चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा हाथरस पहुंची। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनपद के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। जिले की हर एक ग्राम पंचायतों में ये वैन खड़ी होगी और सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। ये भारत विकास संकल्प यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी और पूरे देश में चलेगी। तो हमारे जिले में भी इसको चलाया जा रहा है और जितनी भी गांव पंचायतें हैं हर जगह ये एलईडी वैन जाके खड़ी होंगी, ये प्रचार करेंगे और वहाँ पे विभिन्न योजनाएं जो भी भारत सरकार की योजनाएं उनके कैंप लगेंगे और जो हमारे बेनिफिशियरी कतिपय कारणों से छूट गए हैं उनको कवर किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। 50 दिन का कार्यक्रम है, 50 दिन यात्राएं पूरे भारत वर्ष के प्रत्येक गाँव में जाएंगी। तो कितनी सारी योजना चाहिए अपनी आंखों से स्वयं देखें और धरातल पे भी कितना कार्य हो रहा है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और आपको बताऊं इतना सारा कार्य आज तक ना तो हमने देखा ना भारत की जनता ने देखा, इतना सारा कार्य, इतनी सारी योजनाएं। वहीं बिजनौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 4059 जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य ने हिस्सा लिया।
करीब 3,425 लोगों ने संकल्प की शपथ ली। इस दौरान 16 लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी, 603 लोगों ने हेल्थ कैंप में लाभान्वित हुए तथा 665 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग हुई और 12 लोगों की स्किल से स्क्रीनिंग की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 256 पंजीकरण हुए और कई लाभार्थियों को पुरस्कृत किया गया। मैं सर्वप्रथम 20 जुलाई सन 2019 को उत्तर प्रदेश ग्राम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कृष्णा समूह स्वयं सहायता समूह में जुड़ी। फिर मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुल्तानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुई। इस यात्रा का मकसद हर पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिले में 22 नवंबर से शुरू हुई ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। सुल्तानपुर जिले के दुबेपुर विकास खंड के कटावा गांव में संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी चौधरी की उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान वंचित लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। जो पात्र लाभार्थी हैं और जो लक्षित लाभार्थी हैं, जो किन्हीं कारणवश उन स्कीम या योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं और स्पेशली जो वंचित वर्ग है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान है कि उनके द्वार तक जा कर के उन स्कीम्स के बारे में बताना और उनको ये सुविधाएं देना कि जो भी अनरजिस्टर्ड या अनएनरोल्ड लाभार्थी रह गए हैं, उनको एनरोल करने का ये प्रयास है। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। निश्चित रूप से जो प्रयास चल रहा है बड़ा अच्छा ही है और धरातल तक ये विकास गाँव के बीच में जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी में प्रस्तुत किया। हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। जनपद में सूचना, शिक्षा, संचार, मोबाइल वैन के संचालन के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। संकल्प यात्रा के शुभारंभ पर लोगों ने विभिन्न योजनाओं के लिए अपना पंजीयन कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के कुंडुकेला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की, वृक्षारोपण वाले स्टॉलों का दौरा भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने लोगों को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार में विकसित भारत की नींव रखी गई है। मोदी सरकार में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फोन कर स्पीकर ओम बिरला को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्र की संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उनका विशिष्ट नेतृत्व और प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है कि युवा सांसदों और महिला सांसदों को बोलने का अवसर मिले और संसदीय चर्चा समृद्ध हो। ये वर्ष उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और उनके सभी प्रयासों में निरंतर सफलता लेकर आए। लोकसभा अध्यक्ष ने शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और उन्होंने एक्स पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी स्नेहिल शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका प्रेरणास्पद मार्गदर्शन हमें लोकतंत्र, सशक्तिकरण और देश की उन्नति के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करने को प्रेरित करता है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, तो चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें हम सबसे पहले देख लेते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवगढ़ में ही जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राजस्थान में गहलोत सरकार की वापसी कभी नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने रक्षा सौदों में भी जमकर घोटाले किए। जल हो, नभ हो, थल हो, कांग्रेस का पंजा सिर्फ लूटने का काम करता है। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कटकी कर ली थी, इसमें से भी कटकी कर ली। बॉफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, रोड शो में सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब राजस्थान में भाजपा की जीत का प्रतीक है। इससे पहले जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस से त्रस्त है और राजस्थान ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान के झोटवाड़ा में रोड शो किया। ये रोड शो झोटवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर के समर्थन में किया गया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को धरातल पर लेकर आए हैं। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं,
जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो। हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा ही की है क्या। राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान आज कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी करेंगे। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने और भी कई घोषणाओं को दोहराया। छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया, कांग्रेस की सरकार ने, वहां हम 2 रुपया में गोबर खरीदते। अब राजस्थान में भी ये गारंटी है कि उसी प्रकार से हम खरीद कर दिखाएंगे। और किसानों का हमने किया था कर्ज माफ, अब 2 लाख रुपए और देंगे ब्याज के, बगैर ब्याज के। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 20,77,000 किसानों का 15,427 करोड़ रुपया माफ किया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि उनका डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। आज नई दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। The government's policy or the government's approach in creating public platforms which are going to be used by the customer or the citizen or the individual who wants banking facility is top on the priority list. His data is completely protected. It cannot be misused. But at the same time, it shall not be so restrictive that the person will have to run between one pillar to the other post to seek facility. The moment you approve that you're willing to give it, yes, to that limited purpose, it will be shared without much hindrance. So on data protection, I can assure the Indian citizens that your data remains completely safe. राहुल गांधी के 22 तारीख के लिए भाषण पर चुनाव आयोग का नोटिस आया है। 25 तारीख की शाम 6 बजे तक जवाब का समय भेजा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताई है और 25 तारीख शाम को 6 बजे तक जवाब देने का समय दिया है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए रमा, जिस तरीके से राजस्थान के चुनाव को लेकर जो बयानबाजी शुरू हुई, खासतौर से जो राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिए गए, जो 22 तारीख को जो उन्होंने भाषण देते समय ये डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर की बात है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऐसे शब्द कहे जो कि गैर जरूरी तो थे ही, लेकिन इन शब्दों को चुनाव आयोग के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के तहत भी माना गया है। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो शब्द हैं वो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन क्लॉज 2 के तहत इस तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है कि वो इस मामले में अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे मसले पर जो शिकायत हुई और तमाम राजनीतिक दलों ने भी इसकी निंदा की, तो उसके बाद ये राहुल गांधी के लिए एक आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है और उनके लिए एक परेशानी का सबब जरूर है, क्योंकि उनके जो भाषण को लेकर जो आपत्ति दर्ज की गई है उसके लिए ये चिंता की बात है।
बिल्कुल 22 तारीख के भाषण पर आपत्तिजनक बात कहे जाने पर ये नोटिस भेजा गया है। क्या कुछ नोटिस में कहा गया? ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक नोटिस की बात करें तो आयोग ने आज ये नोटिस जो जारी किया है, इस नोटिस में उन्होंने स्पष्ट तौर से उस भाषण के जो अंश हैं वो उस नोटिस में सम्मिलित किए हैं, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं। एक तो क्रिकेट मैच के दौरान जो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि क्रिकेट मैच क्यों हारे इसको लेकर, और दूसरा जो तमाम उन्होंने आरोप लगाए भ्रष्टाचार से संबंधित, और उसको लेकर भी जो उनके भाषण के अंश हैं उनको इसमें शामिल किया गया है नोटिस में। साथ ही साथ इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और इस पूरे मसले में कौन सी क्लॉज के तहत उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, ये भी इस नोटिस में अंकित किया गया है। साथ ही साथ अगर इस नोटिस की बात करें तो इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना एक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस सिलसिले में उस अपना पक्ष रखा था, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी तरीके के भाषण देने की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से संयम बरतने की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा जो नोटिस है 7 का ये नोटिस है और ये राहुल गांधी को सीधे भेजा गया है। 25 तारीख तक शाम 6 बजे तक इस पर उनसे जवाब की बात कही गई। बिल्कुल, इस बयान की, इस तरह के शब्दों की चौतरफा निंदा भी हुई। ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शब्दों की शुचिता का जिस तरह से उल्लंघन इसमें किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई इसमें जो होती है? देखिए, ये तो आयोग के पास जब ये जवाब जाता है उसके बाद ही आयोग इसमें कोई फैसला लेता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि अगर एमसीसी का वायलेशन होता है तो आयोग कई बार जो प्रचार से उनको दूर रहने को कह सकता है, और इसके अलावा जो भाषण देने का जो उनका जो तरीका है उस पर उनको टिप्पणी देकर भी बताया जा सकता है कि तरीके के भाषण आप ना प्रयोग करें। तो निश्चित तौर से ये जो बदजुबानी होती है चुनावों के दौरान, उसमें आयोग की हमने देखा है कि काफी सख्त कार्रवाई देखी गई है, और इस दौरान आयोग ने कई बार चेतावनी दी है तो कई बार ये उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है जिन जिन लोगों ने ये वायलेशन किया है कि आप तय समय के अंतर्गत या पूरे चुनाव के दौरान आप कोई भी रैली नहीं कर सकते या भाषण नहीं कर सकते। देखना होगा कि आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है जब उनका जवाब उन्हें मिलता है तब। बिल्कुल, ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो पहले मामले आए हैं उनमें किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी भाषाई शुचिता के उल्लंघन का जो मसला बनता है उसमें आयोग के द्वारा जब कार्रवाई की जाती है तो अक्सर हमने देखा है कि चूंकि ये पूरी की पूरी भाषा का मसला होता है और ऐसे में जब उन्होंने उल्लंघन किया है तो उन्हें भाषण रोकने से के लिए भी आयोग की तरफ से कहा जा सकता है। और हमने पूर्व में देखा है बड़े बड़े नेताओं के ऊपर इस तरीके के प्रतिबंध लगे हैं जब उन्होंने भाषा की मर्यादा को तोड़ा है, और उनसे तो यहाँ तक कहा गया है कि आप अगर कई चरणों में चुनाव होते हैं तो चरणबद्ध तरीके से उन्हें उनके ऊपर रोक लगाई जाती है, और एक ही चरण में चुनाव होते हैं तो कई बार पूरे चुनाव के दौरान भाषण देने पर या प्रचार करने तक पर भी रोक कई बार लगाई गई है। तो इस तरीके की कार्रवाई आयोग करता रहा है। जी ऋषि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भारत यात्रा पर आए सेशल्स के विदेश मंत्री एस राजगौंडे ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय चिंताओं को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग और लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उम्मीद जताई कि आज की बातचीत भारत सेशल्स सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। बिम्स्टेक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर सार्थक परामर्श हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बिम्स्टेक देशों में हमारे राजदूत इसमें शामिल हुए।
डीप फेक अब एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ गया है। वक्त रहते इस पर लगाम लगाना अब सरकार के लिए भी चुनौती है। इस समस्या पर खुद पीएम ने चिंता जताई है। आज आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक नियामक बनाए जाने की जरूरत है। सब बातों से क्लियर हुआ कि एक नए रेगुलेशन की ज़रूरत है और इस पे त्वरित भाव से कार्रवाई शुरू होगी। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जा सके। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जारी है। फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां महोत्सव में पहुंच रही हैं। इस अवसर पर भारतीय फिल्म निर्माता शैलेंद्र सिंह ने कहा कि इफ्फी भारत का कांस बन सकता है। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट पर की जाने वाली फिल्में बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पेश है डीडी न्यूज़ संवाददाता श्यामा मिश्रा से शैलेंद्र सिंह की खास बातचीत। अवार्ड विनिंग निर्देशक, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर शैलेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं। इन्होंने इफ्फी में आज पहली बार शिरकत की है और पहली बार आते ही एक धूम मचा दिया। इन्होंने 11 फिल्मों की अनाउंसमेंट एक साथ कर दी। शैलेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। जो ये 11 पिक्चरें आप बनाने वाले हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ, उसके बारे में बताइए, क्या रहेंगे? मेरे जीवन में बहुत सारी फिल्में बनाई। पहले फिर एक गैप लिया ये समझने के लिए कि ये दौर में किस किस्म की फिल्में हिंदुस्तान से बननी चाहिए, और मुझे लगा कि ये दौर बहुत सही है क्योंकि डिजिटाइजेशन के बाद ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस बन गई है। कोई इंडियन ऑडियंस, अमेरिकन ऑडियंस नहीं है। रियल टाइम में फिल्में हर मनुष्य धरती पे कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेट में देख सकता है। आप 54th एडिशन में आए हुए हैं, पहली बार आप आए हुए हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कैसा माहौल है? हम बिजनेस की बात करें, फिल्म बाजार की बात करें या जो भी बातचीत की बात करें, वो कैसा चल रहा है? तो बड़ा आनंद आ रहा है। एक बहुत ही वाइब्रेंट माहौल है, कलरफुल एनर्जी, सड़कों पे लोग घूम रहे हैं एक उत्साह से। आई लव इट। द एनर्जी इज इन्फेक्शियस। बाजार इज बजिंग विद एक्टिविटीज। होपफुली अ लॉट ऑफ सेल्स टेक प्लेस। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे लग रहा है कि ये हमारा कांस है, इसको हम और बड़ा बना सकते हैं। और मैं क्यों कांस कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखता हूँ। मुझे लगता है कि वो मौका आ गया है कि हमारा इफी भी एक ग्लोबल प्लेयर बन गया है और बस अब इसको थोड़े से और पंख देने हैं। कैसा रहा ये जर्नी आपका? ट्रांजिशन को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? जैसे मैंने कहा कि पहला लम्हा तो संघर्ष का था, तो मेरी जो पहली फिल्म थी प्यार में कभी कभी, उस फिल्म में मैंने 216 डेब्यू किए हैं। तो जिसने भी उस फिल्म में काम किया है, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, म्यूजिक कंपोजर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, सबका डेब्यू हुआ है उस फिल्म में। और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पिक्चर गई है एज ए लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेब्यूज इन बॉलीवुड। मैंने ख्वाब देखा और उसको पूरा करने की मेरे में शक्ति थी। तो जैसे मैंने जब देखा कि हिंदुस्तान में HIV एड्स बढ़ रहा है, तो मैंने एक फिल्म बनाई फिर मिलेंगे, और उसमें सलमान को कन्विंस कर लिया कि you're the HIV पेशेंट, और वो मान गया। उसने भी सोचा कि हाँ यार, ये यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने सलमान के साथ वो फिल्म बनाई। जो क्लोजिंग होगी इफी की, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया जा रहा है। वो रिसिपेंट होंगे, वो खुद आ रहे हैं। आपके घनिष्ठ मित्र हैं वो। आपको और उनको हमने कान फिल्म महोत्सव में भी देखा था, इंडिया पवेलियन में। किस तरीके से आप बताएंगे ये नई शुरुआत जो है भारत के लिए, भारतीय सिनेमा के लिए? पहले तो उनके लिए गर्व का मोमेंट है कि उनको सत्यजीत रे जी का अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो ऐसे फिल्म मेकर हैं जिसको इवन एकेडमी US में रिकॉग्नाइज किया गया था और बहुत सेलिब्रेट किया गया है। तो वो सुपर एक्साइटेड हैं। माइकल के लिए बहुत बड़ा साल है कांस में, उनको सबसे बड़ा ऑनर अभी मिला है और पहली बार वो इंडियन पवेलियन गए, आई थिंक। तो वो एक इमोशनल बॉन्ड बन गया हिंदुस्तान से, और अब वो हिंदुस्तान आ रहे हैं इस अवार्ड के लिए और मेरे 25 साल के सेलिब्रेशन के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा कि एक हिस्टोरिक मोमेंट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं इफ्फी के जरिए। जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा अब या भारत जो है कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनने की दिशा में बढ़ रहा है, ये एक बहुत अहम कदम होगा। कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, गोवा। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में VFX और टेक पवेलियन लोगों का खासा ध्यान खींच रहा है। देखिए हमारे संवाददाता जया सिन्हा की एक खास रिपोर्ट।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण इस बार बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी से भी लेस है। जी हाँ, इस बार फिल्म बाजार में VFX और टेक पेवेलियन यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि जो यहाँ पर दर्शक आ रहे हैं सिनेमा का आनंद लेने के लिए, वो इस सिने उद्योग और सिनेमा में जो डिजिटल क्रांति आई है उसकी भी एक झलक पा सकते हैं, उससे भी रूबरू हो सकते हैं। यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स के बड़े जाइंट प्लेयर्स यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर तमाम टेक कंपनीज भी अपना सामान लेकर आई हुई हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक ऐप गूगल की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें आप सिनेमा से जुड़ी तमाम जो जानकारी है वो पा सकते हैं। यहाँ पर जो ऐप है द हिंदी सिनेमा प्रोजेक्ट, उसको दिखाने की कोशिश की गई है कैसे हमारे भारतीय सिनेमा ही नहीं बल्कि दुनिया भर का जो सिनेमा है और आर्ट एंड कल्चर है उससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस ऐप के जरिए मिल जाएगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऐप का निर्माण किया गया है, जिसमें 21 जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हिस्सा बनाकर द हिंदी सिनेमा प्रोजेक्ट इस ऐप के जरिए बनाया गया है। अगर हम बात करें तो क्या कुछ इस ऐप के जरिए आपको देखने को मिलेगा, उसकी एक छोटी सी झलक आप इस पेविलियन में यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी सिनेमा से जुड़ी किताबें हैं, हिंदी सिनेमा में जो इंटरव्यूज हैं, जो आपके विभिन्न वेबसाइट्स पे जो इंटरव्यूज आपको देखने को मिलते हैं, जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, उनसे जुड़ी तमाम बातें इस ऐप के जरिए यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही साथ सिनेमा से जुड़ी हर एक चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं, आप जानकारी जुटा सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरती से इस पेविलियन के जरिए इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बात हो रही है सिनेमा की, फिल्म की, फैशन की, वो तमाम वो चीज़ों की जो यहाँ पर दर्शकों को जोड़ती हैं भारतीय सिनेमा से। इस बार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बहुत मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉल्स और कियोस्क भी लगाए हैं। और यही वजह है कि इस बार OTT प्लेटफॉर्म्स और वेब सीरीज की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए IFFI के 54वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शॉट ऑन वेनिस, वो तमाम हॉलीवुड फिल्म्स या तमाम वो बॉलीवुड पिक्चरें किस तरह से शूट की जाती हैं, कौन से कैमराज का इस्तेमाल उनमें किया जाता है, उनको यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। ये तमाम लेटेस्ट कैमराज हैं, FX3, वेनिस 2, ये वो तमाम कैमराज हैं जिन पर आज फिल्में शूट हो रही हैं। लेकिन किस तरह से जो हमारे बडिंग फिल्म मेकर्स हैं या अनुभवी फिल्म मेकर्स हैं, उनके पास एक विकल्प होना चाहिए। जी हाँ, कम लागत में बेहतरीन क्वालिटी कैसे मिल सकती है, उसकी भी एक झलक यहाँ पर है। एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपकी मदद करेंगे सही कैमरा, सही इक्विपमेंट चुनने में। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो ये VFX टेक पेविलियन आपके लिए गो टू डेस्टिनेशन हो सकता है। बात हो कहानी की, कंटेंट की, तकनीक की या फिर कैमरे की, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। सो रेडी टू रोल, कम टू VFX एंड टेक पेविलियन एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज, पणजी, गोवा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।